ओके सो एक दफ़ा मैं काफ़ी सारा रिकॉर्ड कर चुका था और उसके बाद मुझे पता चला कि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। सो हेयर वी गो सेकंड टाइम। पूरा सब कुछ दोबारा बोलूँगा मैं। तो मैंने समझाया उस टाइम पहली दफ़ा ये था कि आपकी इस बुक में इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमें पता चलता है इन्होंने बोला हुआ है कि जैसे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ता है वैसे ही एनर्जी जो कि एमिट हो रही है वो बढ़ती है, जबकि यह चीज़ कंप्लीटली गलत है। वो हमें क्यों पता है? हमें पता है कि जब एक बॉडी का बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो वो एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगी ऑब्वियसली। तो बड़े सिंपल सा रिलेशन है, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो ज़्यादा एनर्जी जाएगी। राइट, ज़्यादा बारिश आती है ज़्यादा पानी आता है, वही वाला रिलेशन है। ज़्यादा एनर्जी आएगी ज़्यादा एनर्जी जाएगी, ज़्यादा एनर्जी होगी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चीज हमें पता चलती है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है ऑब्वियसली शॉर्टर वेवलेंथ होती जाती है। हमें पता चलता है यार जो रेड ब्लू जितने भी सारे कलर्स हैं उन सब की उन सब से जो एनर्जी निकल रही है, मिट हो रही है, रेडिएट हो रही है, वो सब की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम है और वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है या फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। और ब्लैक बॉडी जो है वो मैंने पिछली दफा में इतना अच्छा समझाया था, अब मैं कोशिश करता हूँ फिर से समझाने का। ब्लैक बॉडी खास इसलिए इतनी होती है, हमें आप बचपन में पढ़ाते थे कि एक ब्लैक बॉडी के साथ एक कलर्ड बॉडी रखो और उनको सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सेम हीट में छोड़ा जाए तो ब्लैक बॉडी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगी। और उनको उसके बाद कूल डाउन होने के लिए छोड़ा जाए तो ब्लैक बॉडी कूल डाउन भी जल्दी हो जाएगी, विच इज वेरी सिमिलर टू हाउ डेजर्ट्स ऑपरेट। राइट, डेजर्ट्स बहुत जल्दी गर्म होते हैं बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, सेम फिनोमेना पे काम करते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी बट इज वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड। और यहाँ पे जब हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं तो ये प्लेन ब्लैक कलर नहीं आता। ब्लैक बॉडी इज अ वेरी स्पेसिफिक डार्क ब्लैक कलर which has, as I said, potential of basically reaching absolute value of absorbing एंड emitting radiations। ठीक हो गया? अब रेडिएशंस क्या? एनर्जी है, एनर्जी। तो हमें पता चला कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है और एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, उसका रिलेशन उन्होंने आपको दिया हुआ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। ओमेगा मैक्सिमम जो कि पीक्स हैं, ठीक है, उनकी मैक्सिमम वेवलेंथ क्या है, लेमडा, और उसके साथ टेम्परेचर क्या है। ये इट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, आगे वाला जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता चलता है कि रेडिएशन जो है वो आप जब भी जिंदगी में पढ़ेंगी तो उसका सबसे जेनेरिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4। दिस इज द कॉल्ड स्टीफन बोल्ट कांस्टेंट। इट इज नॉट स्टीफन कांस्टेंट, इट इज स्टीफन बोल्ट कांस्टेंट। And this constant is very very important whenever you're trying to study radiation of energy, right? और रेडिएशन क्या है? अच्छा, मैंने ये चीज सीधा भी समझाई बार बार, ये बार बार एनर्जी जो है ना वो बेसिकली मल्टीपल वेज में प्रोपागेट करती है, मूव करती है। और जैसे जिस तरीके से वो मूव कर रही होगी वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिनोमेना, उसका मीडियम सब कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी एज साउंड, तो आपको पता है कि एनर्जी साउंड में जब मूव करती है तो एक्चुअली द मीडियम जिस बॉडी में वो मूव कर रही होती है उस बॉडी के मीडियम में वो एनर्जी प्रोपागेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है। जैसे अगर एयर है, मेटल है, तो उसकी बॉडी के अंदर एटम को यूज करके वो प्रोपागेट करेगी। अगर तो हीट एनर्जी है तो हम उसके मल्टीपल, हमें पता है मेथड्स होते हैं, कंडक्शन है, रेडिएशन है। तो जो रेडिएशन है हम बेसिकली इस वक्त वो स्टडी करेंगे, रेडिएशन में हीट कैसे प्रोपागेट करती है। तो हीट जो कि एनर्जी है, वन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन आउट ऑफ मैनी मैनी फॉर्म्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज जस्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये जब रेडिएशन की फॉर्म में मूव करेगी तो इसका सबसे जेनेरिक फॉर्मूला जो होगा वो E इक्वल सिग्मा टी रेज़ पावर 4 है। और ये टी बेसिकली डेल्टा टी रेज़ पावर 4 है, T2 - T1। T2 - T1 का क्या मतलब है कि एक बॉडी वो है जिससे एमिट हो रही है जो कि T2 है,
जिसका ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा, तभी तो वो रेडिएट कर रही है। और T1 जिसके अंदर जा रही, जो एब्जॉर्ब कर रही है, उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम है, उसकी एनर्जी कम है। तो T2 - T1 = 4, बेसिकली डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है कि एनर्जी कितनी मूव हुई। अच्छा, आपको ये फिनोमेना हर जगह पढ़ने को मिलेगा, चाहे आप साउंड एनर्जी स्टडी कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टडी कर रहे हो, चाहे आप लाइट एनर्जी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। जो भी आप स्टडी करेंगे, हीट एनर्जी स्टडी, आपको पता चलेगा कि डिफरेंस ऑफ समथिंग की वजह से एनर्जी आपको पता चलता है कितनी मूव हुई। क्योंकि एनर्जी बेसिकली हर बॉडी में एग्जिस्ट करती है, तो मूव कितनी हुई, जितना डिफरेंस ऑफ समथिंग होगा, जो भी फैक्टर वहां पे, वो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, वेवलेंथ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वो डिफरेंस ऑफ दैट थिंग जो है वो बेसिकली किसी कांस्टेंट के साथ मिलके आपको बताएगा कि एनर्जी कितनी मूव हुई थी। ये चीज अभी आपको आगे भी मिलेगी जब हम E = HF पढ़ेंगे, जब लाइट के लिए पढ़ेंगे। अभी मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ। तो हमें यहाँ से पता चल गया स्टीफन बोल्ट कांस्टेंट यूज हो गया। स्टीफन बोल्ट लॉ क्या है कि हमें पता चला डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज 4 इंटू स्टीफन बोल्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी that was radiated from one body to another। ठीक है। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमें पता चला कि ये बेसिकली फाउंडेशन है, बेसिस है ऑफ ऑल द क्वांटम फिजिक्स स्टडीज। क्वांटम फिजिक्स स्टडीज बेसिकली, अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक्स बताऊंगा। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हर एनर्जी जिस तरीके से, जिस फॉर्म में ट्रेवल करती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है। लाइट एनर्जी जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एनर्जीज, क्योंकि लाइट एनर्जी जो है वेरी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ एनर्जीज पे एग्जिस्ट करती है, जो कि मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है। इन स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ एनर्जीज को हम क्वांटास का नाम देते हैं, ठीक है, क्वांटम स्टेट्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइट एनर्जी। एनर्जी जब लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही होगी तब, ठीक है सब में एनर्जी, साउंड में भी एनर्जी है, हीट में भी एनर्जी, सब जगह एनर्जी है, ताकत है। बट जब वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो वो पैकेट्स में ट्रेवल करेगी, जिसको हमने फोटोन का नाम दिया हुआ है। और वो फोटोन्स जो हैं वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं लाजमी। वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कोई भी लेवल हो सकता है, मगर उस किसी एक लेवल पे उनका होना लाजमी है। सो वो फिक्स्ड अमाउंट है। और वो हमें कैसे पता चलती है? फ्रीक्वेंसी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34, ठीक है। और एन जो नंबर ऑफ लेवल है, क्वांटम स्टेट है, ठीक है। अब यहां पे भी आपको पता चला, आपको मेरी बात याद होगी अगर, तो आपको याद आ जाएगा कि ये एक्चुअली डेल्टा एफ है, राइट। H∆F है। तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट करता है दो क्वांटम स्टेट के बीच में, उसकी बेसिस पे, और जिस लेवल ऑफ क्वांटम स्टेट पे 1 2 3 जो भी है, वो एन की जगह आ जाएगा, तो हमको पता चलेगा कितनी एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक हो गया, एमिट हो रही है। अच्छा, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें पता चल गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमें पता चला कि एन जो एक पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है। पॉजिटिव में होगा तभी वो पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी तो पॉजिटिव है, एनर्जी तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो भी चीज़ एग्जिस्ट होती है वो नेगेटिव्स में नहीं होती, वो पॉजिटिव्स में होती है। उसकी कोई एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी होती है तो वो पॉजिटिव ही होगी। तो उसका पॉजिटिव इंटीजर कोई क्वांटम नंबर होगा, एफ फ्रीक्वेंसी है। हम, मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी पहले ही पिछले पेज पे। उसके मूव करने के लिए उसका किसी एक स्पेसिफिक क्वांटम स्टेट में होना जरूरी है, ये हमें पता चल गया लाइट एनर्जी का। अच्छा, तो या बल्कि उस पार्टिकल का, फोटोन का मूव करना। अच्छा, मॉलिक्यूल्स एमिट इन डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, हमें पता चल गया। ठीक है, ठीक है। H∆H भी मैंने आपको समझा दिया क्यों है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है दो क्वांटम स्टेट्स के बीच में। और हर क्वांटम स्टेट पे कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब ये फोटोन एमिट होगा तो वो तभी होगा जब वो दो डिफ, डिफ,
यानी उसकी कितनी वैल्यू होगी जितनी दो क्वांटम क्वांटम स्टेट्स के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, जो कि मैंने यहाँ पे डेल्टा एफ से बना के भी दिखाया हुआ है। जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतनी ही वो एनर्जी एमिट होगी इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी एज प्रोटॉन्स। अच्छा जी।